करते हैं न्यूज 18 प्राइम की। सबसे पहले बात बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की कर लेते हैं, क्योंकि इस बीच भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश जाएंगे। 9 दिसंबर को भारतीय विदेश सचिव बांग्लादेश का दौरा करेंगे। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के बीच विदेश सचिव का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ बातचीत करेंगे और इस दौरान हिंदुओं पर अत्याचारों का मुद्दा भी उठ सकता है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2 दिनों में आज तीसरी बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर जोरदार हमला बोला। जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान से भी नीचे गिरा बांग्लादेश। हिंदुओं पर नहीं थम रहे अत्याचार। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं अभी बचाया गया, हिंदुओं को तुरंत अगर हिंदुओं की हिंसा नहीं रोकी गई तो बाकी जितने मुस्लिम जिहादी हैं उनको गर्दा में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान से प्यार, भारत से तकरार। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे गिर गया है। जिस तरह बांग्लादेश की लगातार पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ रही है और वो भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहा है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश एक बार फिर पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला, पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेशी वीजा का आवेदन करने के लिए सुरक्षा मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, बांग्लादेश ने भारत से अपने 2 राजनयिकों को वापस बुलाया है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से राजनयिक वापस बुला लिए गए हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भारत के प्रति किस तरह लोगों में नफरत फैला रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के लीडर रुहुल कबीर रिजवी ने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी जलाकर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने लोगों से साबुन, टूथपेस्ट, मिर्च, पपीता समेत सभी इंडियन प्रोडक्ट के बायकॉट की अपील की। एक तरफ हिंदुओं पर अत्याचार, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ बढ़ती नफरत। बांग्लादेश के बदलते हालात पर आज एक बार फिर सीएम योगी ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की यूनुस सरकार लगातार उनके फैसलों को पलट रही है। अब यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की फोटो को नोटों से हटाने का फैसला किया है। बांग्लादेश पर किस तरह कट्टरपंथी हावी हैं, उसका पता इस बात से चलता है कि जिन शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, जिन्हें बांग्लादेश का फाउंडर कहा जाता है, अब बांग्लादेश की नई सरकार मुल्क से उनका नामो निशान मिटा देना चाहती है। बांग्लादेश का केंद्रीय बैंक अंतरिम सरकार के निर्देश पर 20, 100, 500 और 1000 टका के नोट छाप रहा है। नए नोटों में शेख मुजीबुर रहमान के फोटो नहीं होंगे, बल्कि उसकी जगह इस साल जुलाई के विद्रोह की तस्वीरें शामिल होंगी। वहीं बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईटीसी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेख हसीना के सभी भाषणों के प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस बीच मोहम्मद यूनुस लगातार दुनिया के सामने ये साबित करने की कोशिश में जुटे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। उन्होंने बांग्लादेश में कई धार्मिक समुदाय के लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे धर्म अलग होने की वजह से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं।
हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं और सभी के समान अधिकार हैं। तो वहीं मोहम्मद यूनुस 9 दिसंबर को ढाका में 27 यूरोपीय देशों के नागरिकों के साथ मुलाकात करने वाले हैं, जिनमें से 20 राजनयिक दिल्ली में मौजूद हैं, जबकि 7 ढाका में हैं। 9 दिसंबर को भारत के विदेश सचिव भी बांग्लादेश जाएंगे, जहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया जाएगा। Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. As far as situation on ground regarding the individuals that you mentioned, we want to reiterate our position again that they have legal rights, and we hope that these legal rights will be respected and that the trial will be fair, transparent. They will get a fair and transparent trial. वहीं भारत में बांग्लादेश को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं थम रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 10 दिसंबर को बांग्लादेश दूतावास के बाहर एक बड़े प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया गया है, जिसमें 200 से ज्यादा समितियां हिस्सा लेंगी। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से करीब 50,000 रुपए के कैश मिला और ये कैश कल संसद की कार्यवाही के बाद सुरक्षा जांच में मिला है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अभिषेक मनु सिंघवी बड़े वकील हैं और इतना कैश मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। शीतकालीन सत्र का नवा दिन फिर गरमाया। नोटों के बंडल पर सियासी बवंडर आया। राज्यसभा में किसका था नोटों का बंडल? राज्यसभा में कैश कांड पर बीजेपी गरम। संसद के शीतकालीन सत्र में हर दिन नए मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन शुक्रवार की सुबह एक ऐसा वाकया सामने आया जो संसद के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला हो। जी हां, गुरुवार को राज्यसभा की सीट नंबर 222 पर नोटों का बंडल मिला। वो बंडल सुरक्षा चेक के दौरान मिला, लेकिन किसी सांसद ने गुरुवार से शुक्रवार के बीच इस पैसे को क्लेम नहीं किया, जिसके बाद आज राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने खुद कैश बरामद की और सीट नंबर 222 किसकी है, इसको लेकर जानकारी राज्यसभा में दी। This is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently, धनखड़ ने जैसे ही ये जानकारी सदन में रखी, वैसे ही विपक्ष ने धनखड़ के बयान पर आपत्ति जताई। दरअसल सीट नंबर 222 कांग्रेस के तेलंगाना से चुने गए राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है और उन्हीं की सीट से नोटों की गड्डी मिली थी। अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा सांसद के साथ साथ जाने माने वकील भी हैं। इसीलिए जगदीप धनखड़ के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सांसद का नाम लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यह साबित नहीं हो पाया है कि नोटों की गड्डी किसकी है। मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई।
खड़गे के बयान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले पर बयान दिया और कहा कि संसद में नोट मिलने का मामला कोई छोटा मसला नहीं है, ये बड़ी बात है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा। नड्डा के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते, विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है। राज्यसभा में पूरे मामले में हंगामे के बीच अभिषेक मनु सिंघवी खुद सामने आए और उन्होंने पैसे मिलने की बात पर हैरानी जताई। इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर लिया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर लिया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया। गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। सिंघवी की सफाई के बाद भी कैश कांड पर हंगामा कम होता नहीं दिखा। कांग्रेस जहां सिंघवी का समर्थन करते दिखी तो बीजेपी लगातार इस मामले पर आक्रामक है। गणेश जी को दूध पिलाया था कि नहीं बीजेपी वाला। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग किसी भी मुद्दों को डाइवर्ट कर सकते हैं और ये लोग कब किसको भगवान बना देंगे। जैसे वो बंदर नहीं है एक ठो, कौन बाबा बोलता है, उसको भी लोग भगवान बना के परोस रहे हैं। कौन बंदर टाइप का वो है, उसको ही बाबा बोलता है। आगे हम उसका नाम ही नहीं लेते, उसको भी बाबा बोलता है। उसको कह रहा है कि क्या कहते हैं, भगवान हो गया। देखिए, कांग्रेस का कल्चर है, इस प्रकार की प्रवृत्ति कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं कि क्या जरूरत थी इतने सारे नोट लेकर के आना, गड्डियाँ लेकर के आना, उसकी तो आवश्यकता नहीं। परंतु उस सीट पे मिलना ये भी एक आश्चर्य की बात है और इसलिए अब सफाई दे रहे कि भाई मैं तो लेके नहीं जाता और ये वो उनका विषय है, जांच का मुद्दा है और इसलिए इस प्रकार के विषयों पर यह बहुत गंभीर मैटर है और इसलिए मुझे लगता है कि हाउस को इसकी जांच पड़ताल करके उसके सत्यता को जानना चाहिए। जहाँ तक अभिषेक मनु सिंघवी जी को जानता हूँ, आप भी उनसे उम्मीद नहीं करेंगे कि इतना वरिष्ठ सांसद, देश का जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता इस तरह की हरकत करेंगे, इस तरह का काम करेंगे। निश्चित रूप से एक गंभीर साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होकर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। ये नोट मिलना वो भी गिना हुआ 30-40 हजार रुपए कोई बड़ा भारी गुनाह नहीं है। आदमी 30-40 हजार करोड़ लेके चल सकता है, 50,000 करोड़ लेके चल सकता है और ये भी मान लीजिए जिसकी टेबल मिला है सीट पे वो हाईएस्ट पेड है इनकम टैक्स का और 50,000 रुपए का मिलना कोई अपराध नहीं। बयानों के बीच कैश कांड की गूंज अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि नोटों का बंडल किसका था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है उससे साफ है कि कैश कांड कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। एमएसपी, कर्ज माफी और मुआवजे की मांग को लेकर किसान आंदोलन 3.0 शुरू हो चुका है और इस बार भी आंदोलन का केंद्र बना है अंबाला का शंभू बॉर्डर और यहां से किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। किसान आज ही दिल्ली जाना चाहते थे लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इसकी वजह से हजारों प्रदर्शनकारी किसान पुल पर जमा हो गए। पुलिस की बैरिकेडिंग को किसानों ने उखाड़ दिया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। रिपोर्ट देखिए।
पीछे नहीं हटेंगे। गोली खाने के लिए तैयार है किसान का बच्चा। पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की कोशिश में हैं। हालांकि इस बार किसानों का दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचना आसान नहीं है। दिल्ली बॉर्डर से काफी दूर पहले ही प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हरियाणा और यूपी की पुलिस किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दीवार बनकर खड़ी है। शंभू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, सिरसा टोल प्लाजा, यमुना एक्सप्रेसवे, प्रदर्शनकारी किसान इन चारों जगहों पर दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए हजारों की तादाद में जमा हुए हैं, लेकिन पुलिस की जबरदस्त मुस्तैदी की वजह से वो एक कदम भी आगे नहीं आ पा रही। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली चलो के नारे के साथ आगे बढ़े। पुल पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले पुल के बीचों बीच लगे पर्दे को हटा दिया। इस पर्दे को पुलिस ने लगाया था। उनका साफ कहना है कि इस बार उन्हें कोई दीवार, कोई बाधा दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती। हर प्रदर्शनकारी किसान यही कह रहा है कि या तो दिल्ली जाएंगे या तो मरेंगे। सरकार चाहे तो उन्हें गोली मरवा दे, लेकिन वो दिल्ली जाने के रास्ते पर पीछे नहीं हटेंगे। आगे बढ़ेगा जी, आगे बढ़ेगा जैसा आगे बढ़ेगा दिल्ली कूच करेगा। द्वार क्रॉस करेंगे, द्वार क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्रॉस करके। बिल्कुल आगे जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली जाना, दिल्ली जाना, दिल्ली जाने का प्रोग्राम था, बिल्कुल दिल्ली जाएंगे। अंबाला में शंभू बॉर्डर के पास हजारों किसान जमा हुए हैं, लिहाजा हरियाणा की सैनी सरकार ने एहतियातन अंबाला में 9 दिसंबर तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। वहीं यूपी के ग्रेटर नोएडा में परी चौक पर प्रदर्शनकारी किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस ने बीती रात 150 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और शिवसेना यूबीटी ने किसानों के प्रदर्शन और उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए सरकार पर निशाना साधा। जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे। गवर्नमेंट को उनकी मांगों को मानना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उन्हें आंदोलन करने के लिए बेबस नहीं करना चाहिए। अगर सेंटर पर है किसान तो फिर आंदोलन नहीं करना चाहिए था। किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? आंदोलन कर रहा है इसके माने उनकी बात नहीं सुनी जा रही। दुविधा कहाँ है, विडंबना क्यों दिख रही है सरकार को? ये उनका देश है, वो अन्नदाता है। वो अगर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर देना देश बंद हो जाएगा। इतनी सी बात है, समझना चाहिए। The fact remains that the farmers were assured of a double income, which did not happen. The farmers were assured that they will get MSPs. That also has not been confirmed and announced. वहीं किसानों के प्रदर्शन पर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की पूरी नजर है। 2021-22 में हुए किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली करीब 16 महीने तक बंधक रही। किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था। किसानों का एक दल लाल किले तक पहुंचने में भी कामयाब हो गया था। तभी से केंद्र और हरियाणा सरकार ज्यादा चौकन्नी है और प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली बॉर्डर से दूर रखने की कोशिश कर रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन को अब और तेज कर दिया गया है। अब खबर यह आ रही है कि आतंकियों की जड़ों को काटने की कोशिश की जा रही है।
और उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो किसी न किसी रूप में आतंकियों के मददगार साबित होते हैं। रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन को भी सुरक्षा तंत्र की इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक ऐसा अभियान शुरू किया गया है जो दहशतगर्दी के मंसूबों को बड़ी चोट देने वाला है। आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कवायद। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या के खिलाफ बड़ा एक्शन। दहशतगर्दी की जड़ों पर सुरक्षा तंत्र का प्रहार। रोहिंग्या बस्तियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की दबिश। आतंक के नासूर ने जम्मू कश्मीर को रह रहकर सताया है। वक्त वक्त पर दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर को वो जख्म दिए हैं जिन जख्मों की हुक पूरे सिस्टम को हिलाती रही है। लेकिन अब इसी आतंक के सफाई के लिए अब नई प्लानिंग, नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। प्लानिंग के तहत रोहिंग्या शरणार्थियों की बस्ती पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इन बस्तियों में लगातार पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों इस बार रोहिंग्या जम्मू कश्मीर पुलिस के रडार पर है, ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि रोहिंग्या बस्ती पर एक्शन क्या लिया जा रहा है। असल में जिन लोगों ने रोहिंग्या को पनाह दी है, अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मकान मालिकों को जमीन खाली करवाने के लिए 1 महीने की मोहलत दी गई है। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या का हुक्का पानी बंद किया जा रहा है। उनके बिजली पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब से कई साल पहले रोहिंग्या लोगों को जमीनों पर झुग्गियां बनाकर रहने की जगह दी गई थी। इस दौरान बिजली और पानी की सुविधा नहीं दी गई थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों से साठगांठ करके पिछले कई सालों से बिजली पानी का अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। इसलिए अब रोहिंग्या बस्तियां जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर आ गई हैं। और आइए अब ये समझते हैं कि आखिर रोहिंग्या बस्ती पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी दबिश क्यों चला रखी है। दरअसल ये वो लोग हैं जो सालों से अवैध रूप से बस्तियां बनाकर यहाँ रह रहे हैं। इन पर शिकंजा कसने का मतलब है आतंक के उस नेटवर्क को ध्वस्त करना जिसका इस्तेमाल करके आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं।